दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जिस इंसान से रूबरू कराने वाले हैं उस इंसान को भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। जहां कुछ लोग इसे जालिम और कायर कह के बुराई के साथ याद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अपना हीरो भी मानते हैं और उनका ये भी मानना है कि ये शख्स बहादुर और होशियार होने के साथ काफी रहमदिल भी था। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस इंसान के लिए बीच का रास्ता निकालते हैं। वो ये तो कहते हैं कि ये शख्स बहादुर और होशियार तो था लेकिन हद से ज्यादा जालिम भी था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे विवादित कैरेक्टर्स में से एक और मीडिया के चर्चे में हमेशा रहने वाले सिपह सालार के बारे में। हम बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन गौरी के बारे में, जिसे लोग मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं। वही मोहम्मद गौरी के जिसकी वजह से आज से 800 सालों पहले भारत में मुस्लिम सल्तनतों का आगाज हुआ था। दोस्तों वैसे तो सभी इतिहासकार इतिहास में मोहम्मद गौरी को काफी ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी से जुड़े ऐतिहासिक किताबों में जो चीज सबसे ज्यादा मशहूर है वो तराइन की 2 जंगें हैं, जो उसने उस समय के भारत के सबसे महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। बात करें दोस्तों मोहम्मद गौरी की पैदाइश के बारे में, तो उसकी पैदाइश 1149 में अफगानिस्तान के गौर इलाके में हुई थी। आपको बता दें कि गौर इलाका उस समय काफी ज्यादा मशहूर तो था ही, और साथ ही में ये इलाका गजनवी सल्तनत के अंडर में काम भी किया करता था। वही गजनवी सल्तनत की जिसकी बुनियाद खुद सुल्तान महमूद गजनवी ने रखी थी। जब गजनवी सल्तनत खत्म होने पर आए तब छोटी छोटी रियासतों ने खुद को आजाद रियासत घोषित कर दिया। ऐसे ही दोस्तों गौर के अलाउद्दीन ने भी खुद को आजाद घोषित कर अपनी एक अलग रियासत बना ली। आपको बता दें कि अलाउद्दीन के मौत के बाद उसकी छोटी सी रियासत उसके 2 भतीजों के हिस्से में आई। एक का नाम गियासुद्दीन था तो वहीं दूसरे का नाम शहाबुद्दीन। वही शहाबुद्दीन के जिसे आज दुनिया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। दोस्तों आपको बता दें कि अलाउद्दीन की मौत के बाद सुल्तान तो गियासुद्दीन को ही बनाया गया था, लेकिन सल्तनत की पूरी जिम्मेदारियां शहाबुद्दीन के कंधों पर ही थी। गियासुद्दीन ने अपने भाई शहाबुद्दीन को अपना नायब तो बनाया ही था, साथ ही में उसने अपने भाई को अपनी फौज का सिपह सालार भी बनाया था। और गियासुद्दीन का ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों शहाबुद्दीन के सिपह सालार बनते ही गौरी सल्तनत बड़ी तेजी के साथ आगे ही बढ़ती गई। दोस्तों मोहम्मद गौरी इतना बहादुर और होशियार था कि कोई भी फौज उसकी फौज से टकराने से पहले 10 बार सोचा करती थी। यही वजह थी दोस्तों कि देखते ही देखते मोहम्मद गौरी ने मुल्तान, पेशावर और लाहौर के साथ ही सिंध को भी फतेह कर लिया था, और अब एक छोटी सी गौर की रियासत एक बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा बड़ा इलाका जीतने के बाद मोहम्मद गौरी के सामने असल चैलेंज तो अब आने वाला था, और ये चैलेंज मोहम्मद गौरी की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज भी था। और ये चैलेंज और कोई नहीं बल्कि भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। वही सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिनका राज आज के समय के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश पे था। हरियाणा और पंजाब के वो इलाके जो अभी तक मोहम्मद गौरी के अंडर में नहीं आए थे वो भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज में ही था। दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्य उस समय के भारत का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा राज्य था। इतिहासकारों की माने तो मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तरफ सबसे पहले एक खत रवाना किया, जिस खत में ये लिखा था कि जितना जल्दी हो सके हमारी इताअत कबूल कर लो वरना जंग के लिए तैयार रहो। लेकिन दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी एक प्रकर्मी राजा थे और उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सल्तनत पर हमला करने निकल पड़ा। जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी ये खबर मिली उन्होंने भी अपनी तैयारियां जंग के लिए शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस लड़ाई में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास भी काफी बड़ी सेना थी, और साथ ही साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3000 से ज्यादा हाथी भी मौजूद थे जो जंग करने के लिए माहिर हुआ करते थे। आखिर दोस्तों इन दोनों का मुकाबला 1191 में हरियाणा के तराइन के मैदान में हुआ। तराइन की इस पहली जंग में दोनों ही फौजें आपस में बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी। लेकिन दोस्तों इस जंग में मोहम्मद गौरी की फौज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज के मुकाबले में तादाद में बहुत कम थी, और फिर वैसे भी राजपूत तो काफी ज्यादा बहादुर हुआ ही करते थे। राजपूतों ने मोहम्मद गौरी की फौज पर ऐसा हमला किया कि गौर की फौज तितर बितर हो गई। दोस्तों मोहम्मद गौरी जो अपनी फौज के बीच में यानी सेंटर में लड़ाई कर रहा था उसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के भाई ने देख लिया। पृथ्वीराज चौहान के भाई ने मोहम्मद गौरी पर अपनी तलवार से ऐसा हमला किया कि मोहम्मद गौरी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। मोहम्मद गौरी का घोड़े से गिरना था कि मानो अफगान फौज ये समझ बैठी कि मोहम्मद गौरी मर चुका है। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी की फौज जंग से पीछे हटके भागने लगी। अफगान फौज के भागते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन की पहली जंग में फतेह हासिल हो गई, और उधर राजपूत फौज भी अपने जीत का जश्न मनाते हुए वापस लौट गई और ये समझने लगी कि मोहम्मद गौरी मर चुका है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी तो अभी जख्मी ही था। कुछ देर बाद जब मोहम्मद गौरी की फौज अपने सुल्तान को ढूंढने के लिए वापस आए तो वो अपने
अपने सुल्तान को जिंदा देख हैरान रह गए। इसके बाद मोहम्मद गौरी को इलाज के लिए अफगानिस्तान ले जाया गया और वहीं उसका इलाज किया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि तराइन की पहली जंग में मिली हार से मोहम्मद गौरी पर बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बारे में उस दौर में ये मशहूर था कि मोहम्मद गौरी को कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन दोस्तों अब मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था, इसीलिए मोहम्मद गौरी ने अब कसम खाई कि ना तो वो कपड़े उतारेगा कि जिसमें उसको हार हुई थी, और ना ही कभी अपनी बीवी की शक्ल देखेगा और हमेशा जमीन पर ही सोएगा। मतलब कि दोस्तों जब तक कि वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला नहीं ले लेता वो सुकून से नहीं बैठने वाला था। फिर मोहम्मद गौरी ने जंग की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी और तकरीबन 1 साल की तैयारी के बाद मोहम्मद गौरी 1,20,000 की फौज जमा करने में कामयाब हो गया और आखिरकार 1192 में उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेने का इरादा किया। और दोस्तों मोहम्मद गौरी की एक ख्वाहिश थी कि जिस मैदान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था उसी मैदान में मोहम्मद गौरी अपना बदला लेगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी अपनी फौज लेकर तराइन के मैदान में आ गया और उधर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी खबर हो गई थी कि मोहम्मद गौरी अपनी एक विशाल सेना लेकर आ चुका है। फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी फौज इकट्ठा करना शुरू कर दी और आसपास के राजाओं से भी मदद ली, जिसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज 3 लाख से भी ऊपर निकल गई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज में लगभग 3000 हाथी भी थे। ये वही हाथी थे जो जंग करने में माहिर हुआ करते थे। आखिरकार 1192 में दोनों फौज मुकाबले के लिए वापस से तराइन के मैदान में आए, जो पहले भी टकरा चुकी थी, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज ने 1 साल पहले मोहम्मद गौरी की फौज को उसी मैदान पे हराया था। इसलिए राजपूत फौज के हौसले बुलंद थे और वो काफी ज्यादा जोश में भी थे और उन्हें यकीन था कि इस बार भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज मोहम्मद गौरी की फौज से इस बार 3 गुना ज्यादा थी। क्योंकि जहां मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 की फौज थी, वहीं दूसरी तरफ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख से ज्यादा फौज थी। आपको बता दे कि जंग से सिर्फ 1 दिन पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की तरफ एक खत रवाना किया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, तुम कम से कम अपनी नहीं तो अपने गरीब सिपाहियों पर तो रहम करो, और अगर तुम अभी भी वापस चले जाते हो तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वापस जाने देंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमसे लड़ने की कोशिश की तो जलील होकर भागोगे ही और हार तुम्हारा मुकद्दर होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोहम्मद गौरी ताकतवर होने के साथ काफी होशियार भी था, इसलिए मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के धमकी भरे खत का काफी शांति से जवाब दिया और उसने लिखा कि खुद अपनी सल्तनत का सुल्तान मैं नहीं हूँ, कि सुल्तान तो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैं अपने बड़े भाई से सुल्तान से आपको बात करके जवाब दूंगा। जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने यह खत पढ़ा, उनको और उनकी फौज को यह महसूस हुआ कि मोहम्मद गौरी हमसे डर गया है और वो जंग नहीं चाहता, इसलिए पूरी राजपूत फौज जंग की तैयारी करने के बजाय जश्न मनाने लगी। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी ने अपनी फौज को रात में ही तैयार करना शुरू कर दिया। फिर जब अगले दिन का सूरज निकला, तब जहां मोहम्मद गौरी की फौज जंग करने के लिए तैयार खड़ी थी, वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज अपने खेमे में सो रही थी। जब राजपूत फौज को खबर मिली कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज बाहर तैयार खड़ी है जंग करने के लिए, तब राजपूत फौज के होश उड़ गए। जंग के शुरू में जो तेजी फुर्ती अफगान फौज में नजर आ रही थी, वो राजपूत फौज में दूर दूर तक नहीं नजर आ रही थी। इसके बावजूद भी रात तक अफगान फौजी राजपूत फौज को ना हरा सके थे, क्योंकि दोस्तों राजपूत फौज भी तो राजपूती थे, उनके बहादुरी के डंके बजा करते थे और उनको हराना भी तो कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दोस्तों दिन के आखिरी वक्त में जब दोनों फौजें आपस में लड़के थक चुकी थी, तब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अपना गेम चेंजिंग हथियार यूज किया और वो गेम चेंजिंग मूव था वो 12,000 सिपाही जिसको मोहम्मद गौरी ने छुपा के रखा था। जब इन 12,000 ताजादम सिपाहियों ने थके हुए राजपूतों पे हमला किया तो राजपूत इस वार को बर्दाश्त न कर सके और देखते ही देखते लाखों की राजपूत फौज तितर की बितर हो गई और फिर कुछ ही देर में राजपूत फौज मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। फिर जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने देखा राजपूत फौज को भागते हुए, तब उन्होंने अपनी हाथी से उतरने का फैसला किया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हाथी से उतरना था कि मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने उन्हें कैद कर लिया। इसके बाद कैद में ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कत्ल भी करवा दिया था। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कैद में नहीं बल्कि उनकी राजधानी में लाके अजमेर में लाके मारा गया था। इसके अलावा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में काफी सारी कहानियां लोगों के बीच घूमती रहती है। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी की सल्तनत काफी बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बिहार जैसे इलाके तक फैली हुई थी। इस जंग के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते हुए अपने सभी इलाकों को अपने गुलामों के हवाले किया और खुद गजनी की तरफ रवाना हो गया और उसी दौर में सुल्तान गियासुद्दीन का भी इंतकाल हो गया था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी को गजनी का सुल्तान बना दिया गया और यहीं से मोहम्मद गौरी को सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों मोहम्मद गौरी कहा करता था कि मेरे वारिस मेरे गुलाम हैं, इसलिए उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत को उसके गुलामों में बांट दिया गया।
दोस्तों मोहम्मद गौरी के भारत के जीते हुए इलाके उसके उस गुलाम के हाथ में आए कि जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक के जिन्होंने भारत में गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। बात करें दोस्तों मोहम्मद गौरी की मौत के बारे में तो इतिहासकार लिखते हैं कि जब मोहम्मद गौरी अपने कैंप में आराम कर रहा था तब कुछ लोगों ने चुपके से घुस के उसके कैंप में उसका कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों इतिहास में ये क्लियर नहीं है कि ये लोग खोखर जाट के लोग थे या फिर इस्माइली। लेकिन अब जो भी हो 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी को कत्ल कर दिया गया था। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही के साथ बेल के आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।